हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। आज मैं आपका क्लास ले रही हूँ। और मैं जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले हमारी फ़िज़िक्स की क्लास होती है, तो फिज़िक्स में आपको पढ़ा रही थी और मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बेसिक्स के लिए मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया था ताकि आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाए कि क्या यूनिट्स होता है, क्या डायमेंशन होता है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि पहले आप मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ना चाहेंगे। तो ठीक है, मैं मॉडर्न फिज़िक्स ही पहले स्टार्ट कराती हूँ। और मैथ्स के लिए कैलकुलस का लेक्चर मैंने आपका बना दिया है, उसका स्टडी मटेरियल वो भी मैं आपका कैलकुलस का ले लूँगी। एंड प्लस मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। आप लोग को पता होगा कि आज जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, आपका AII ATC AO या बाकी जितने भी आपकी मैनेजर और टेक्निकल पोस्ट का जो भी एडवर्टीजमेंट आया था, उसका आपका एडवर्टीजमेंट निकला था, उसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज आ गया है। ठीक है, तो इसको फिल करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिलअप करने में, तो मुझे बताइए। मैं आपको एक इसका डेमो बता दूंगी कि किस तरह से फिल करना है, क्या इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, और अगर आप लोग भर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगी। फालतू की वीडियोस बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये एक छोटा सा आपसे को इन्फॉर्मेशन देना था, अपडेट देना था कि आपका फॉर्म आ चुका है। आप लोग जल्दी जाइए फिल कर दीजिए ताकि आप जो भी सेंटर चूज़ करें आपको वो सेंटर इजीली मिल जाए। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। और जितना आई सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो पहले कोई भी आप लोग बताइए, ये अपने नोट्स में लिखिए जो भी मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है, किस चीज़ को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ये कैसे डिफरेंट है हमारी क्लासिकल फिजिक्स से। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स एंड व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस, आपका कोई थ्योरी पेपर नहीं है ये। तो ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, पर एक थोड़ा आपका एक पता होना चाहिए ना, ताकि आप चीज़ों को इंटरलेट कर पाए। ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं से अब हम ये मॉडर्न फिजिक्स पे कैसे पहुंचे, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको देती हूँ। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो थी आपकी कन्वेंशनल फिजिक्स, जो आपका हमेशा से चला आ रहा है फिजिक्स। जब भी आपसे फिजिक्स बना है, जो आपकी न्यूटन की फिजिक्स है, जो आपके न्यूटन के लॉज हैं, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाया, ये जो आपने कन्वेंशनल फिजिक्स पढ़ी ना, ये है आपकी क्लासिकल फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या है, जब हम इन लॉज को पढ़ते पढ़ते इनके डेप्थ में चले गए, बिल्कुल डेप्थ में चले गए, हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर आ गए। एटॉमिक लेवल पर आकर जब हमने चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दिया, तो हमारा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। किसका? रिलेटिविटी का। ये जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और ये जो एटॉमिक नंबर्स का एटम्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इन दोनों से मिलके बनी है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, उसमें आप मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि आप बड़ी ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। लाइक आपका फोर्स लगेगा किसी चीज़ पे, कुछ कार है वो मूव करेगी, मोशन में आएगी, कार है, इंसान है, बॉडी है, बॉल है, जो आप मतलब जो भी चीज़ आप अपनी आंखों से इजीली देख पाते हैं अपने नेकेड आइज से, उनके ऊपर कुछ भी अगर लॉ लग रहा है, कुछ भी फोर्स लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपका जनरली क्लासिकल फिजिक्स में कवर हो जाता था। बट विद द टाइम, एज द फिजिक्स इवॉल्व एंड एज द टेक्नोलॉजीज इवॉल्व, जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, तो आपकी ये जो फिजिक्स है, इसको पढ़ते पढ़ते लोग ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर डेप्थ में जाते जाते इसके बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर पहुंच गए। और इस एटॉमिक लेवल को स्टडी करते करते आपकी जो डेवलप हुई है, वो डेवलप हुई है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मतलब जो कंपैरेटिवली नया हो, तो ये डेवलप हुई आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये आपकी मेनली इसका जो क्रेडिट जाता है, या वो जाता है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन को। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट हमारी फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, ऐसे साइंटिस्ट को जाता है। तो
आपका ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एक सेकेंड, फादर ऑफ, ये याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो कौन है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, आइंस्टीन है हमारे मॉडर्न फिजिक्स के फादर। तो इसका जो क्रेडिट जाता है मेनली मॉडर्न फिजिक्स का आइंस्टीन सर आइंस्टीन को जाता है। अब देखिए, आपको पता होगा आइंस्टीन सर ने बहुत सी इक्वेशंस दिए हैं, लेकिन इसमें से एक आपने सुनी होगी, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों की स्पीड एंड टाइम, वो किस डायमेंशन में है, कैसे मूव कर रही हैं, उनको आपस में कंपेयर करना। ये जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, यही आपका मेनली यूज़ होता है मॉडर्न फिजिक्स में, और यही आपका इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आपके आइंस्टीन सर को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक्स से उठा के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे एटॉमिक लेवल पे, मैंने जैसे बताया ना, मॉडर्न फिजिक्स इज स्टडी ऑफ एनीथिंग एट द एटॉमिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ओके, तो एटम क्या होता है? क्या बताया मैंने? एक बेसिक यूनिट है कोई भी चीज़ का। आपका बेसिक क्या है? बेसिक यूनिट है कोई भी चीज़ का। क्या है बेसिक यूनिट? एटम। अब आप जानते हैं एटम के अंदर भी आपकी 3 चीज़ें होती हैं। कमेंट्स में बताइए क्या होती है। 1 2 3। ओके, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में बताने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि ये कैसे, इनके इवॉल्व होने की, इनके बारे में पता लगने की क्या थ्योरी है, कैसे वो थ्योरी बनी। क्योंकि जब आप एक थ्योरी पढ़ेंगे जो यूज़फुल नहीं रही, दूसरी पढ़ेंगे यूज़फुल नहीं रही, बहुत सारी नहीं पढ़ाऊंगी, 2 या 3 थ्योरीज ही बताऊंगी बस जो इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपकी फिर ये थर्ड थ्योरी, उससे आपको पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनसे क्या डिफरेंस है, तो आप ज़्यादा याद रख पाएंगे। और इस लास्ट थ्योरी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपनी टॉपिक एटम के ऊपर, इसकी थ्योरीज के ऊपर। डाल लीजिए अपनी नोटबुक में आप टॉपिक एटॉमिक थ्योरीज। ओके, तो हमारी पहली थ्योरी कौन सी है? पहली थ्योरी है हमारी, थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल। ये किसने दी थी? हमारी जे थॉमसन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने दी थी किसने नहीं दी थी, बट हमारी एक थ्योरी है, ये हमें पता है। उस थ्योरी का नाम क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने दी थी, थ्योरी का नाम है थॉमसन मॉडल। अच्छा, तो अब क्या था इस थ्योरी में? इस थ्योरी में था कि एक जो ऑब्जेक्ट है ये है, इसमें ये जो छोटे छोटे कहीं कहीं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो बाकी एरिया बचा, ये जो बाकी का पूरा एरिया बचा, ये वाला पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया बचा ना आपका, ये बाकी, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। उस वक्त तक पॉजिटिव चार्ज के नामकरण नहीं हुआ था, ये नहीं पता था पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या किसको, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्रेडिट इनको थॉमसन सर को जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपका, बट बेसिक एसएससी टाइप्स एग्जाम में आता है, एआई लेवल पर नहीं आएगा। बट येस, आई एम टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये वाला जो सारा एरिया है ये आता है आपका पॉजिटिव में। एंड ये जो बीच में आपको वाइट दिख रहे हैं, ये जो वाइट दिख रहे हैं कहीं कहीं पे, ये जो वाइट दिख रहे हैं सब, ये है आपके निगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने इसको कंपेयर किया केक पुडिंग से। जैसे आपकी केक पुडिंग होती है, आपने वो फ्रूट केक देखा होगा ना, तो फ्रूट केक में क्या होता है? केक का टुकड़ा होता है, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ वो पड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेड एंड ग्रीन से आते हैं वो, नेम स्लिप्ड ऑफ, टूटी फ्रूटी जिसे कहते हैं, टूटी फ्रूटी कैंडीज टाइप पड़ी होती हैं कहीं कहीं, या फिर किशमिश पड़ी होती है, या काजू बादाम कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं केक के बीच में। तो ये उस तरह से, या फिर आजकल रिसेंट के हिसाब से मैं बताऊँ तो चोको चिप पड़ी हुई होती है केक के बीच में कहीं कहीं।
तो इन्होंने उससे कंपेयर किया। तो ये जो पूरा केक का बेस है ये तो उन्होंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका पार्टिकल है, जो भी उसका नाम आएगा। और ये जो बीच बीच में आपके कंपोनेंट्स पड़े हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, या जो भी है, ये है आपके नेगेटिव चार्ज। और ये इस तरह से है इनका, ये जितना आपके जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो आपका बीच का ये हिस्सा है, ये जो आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये जो आपके नेगेटिव चार्ज है, इनका प्रोपोर्शन इतना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। बैलेंस कर देते हैं और हमारा एटम न्यूट्रल हो जाता है और हमें उसमें कोई भी चार्ज फील नहीं होता है। तो न्यूट्रल होने के पीछे रीज़न क्या है कि इन्होंने क्या दिया जे थॉमसन ने, कि हमारा जो भी एटम है उसका बेस पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें हमारे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपस में इस तरह से बैलेंस है, ये आपस में इस तरह से बैलेंस है कि ये एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। ओके, तो ये है आपकी थॉमसन थ्योरी। आपको पता चल गया थॉमसन मॉडल क्या होता है, क्या है थॉमसन मॉडल में हमारे केक पुडिंग का एग्जाम्पल, ऐसे आप याद रखिए इसको। थॉमसन मॉडल केक पुडिंग, ठीक है, ये आप इजीली याद रख पाएंगे। केक पुडिंग ऐसे होता है, इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, सेकंड थ्योरी की तरफ। हमारी सेकंड थ्योरी क्या है? हमारी सेकंड थ्योरी क्या है? रदरफोर्ड मॉडल। ये किसने दिया था? ये हमारा रदरफोर्ड साहब ने दिया था। इसमें क्या किया था इन्होंने, इनके जो याद रखा जाता है वो फेमस इन्होंने किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये पढ़ के शायद आप में से कई लोगों को याद आ गया होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गोल्ड की पतली सी फिल्म ली थी, ये समझ लीजिए आप, ये गोल्ड की एक पतली सी फिल्म ली इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इधर से कुछ रेज पास करी। अब वो जब गोल्ड फॉइल पे टकराई तो टकराने के बाद कुछ सीधी चली गई, कुछ ऐसे चली गई, ऐसे, कुछ बाउंस बैक कर गई। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि हमारा सेंटर पे कोई चार्ज है, जो कि हमारा कुछ भी एक चार्ज है जो कि आने वाली वेव्स को दूसरी तरफ डेविएट कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे एटम के बीच में एक सेंटर है। अब सेंटर को हमने क्या बोला बाद में चल के, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटर वाला कॉन्सेप्ट था जो रदरफोर्ड ने दिया, इसी सेंटर को बाद में न्यूक्लियस बोला गया। तो मतलब क्या, ये हमारा एक एटम होता है और एटम के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड से हमें क्या मिला, न्यूक्लियस का। लेकिन और इन्होंने फिर इसके बाद क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड ऑन की चीज़ें, इन्होंने जो थ्योरी दी वो ये दी कि ये हमारा एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में नहीं बना है, सॉरी, ये एटम है, ये सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इसकी बाउंड्रीज पे रिवॉल्व करता रहता है, ये आपका घूम रहा है, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरीज दी कि ये इस तरह से बैलेंस है कि ये रिवॉल्व कर रहा है और ये न्यूक्लियस पे हमारा सेंटर है। लेकिन अब क्या होता है, इनकी थ्योरी का होता है क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा। क्यों? लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब ये रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेंगे,
एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर आप चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। आप फिर उसको बूस्ट अप करने के लिए पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के पास तो खाना पानी नहीं है, तो क्या होता है, इनकी एनर्जी रिलीज होती है। तो होते 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 जब इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, फॉल इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे तो आपका एटम कोलैप्स हो जाएगा, और एटम कोलैप्स हो गया तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो खत्म, ऑब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? रदरफोर्ड ने आपका जो दिया, रदरफोर्ड ने आपका जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने क्या बताया कि आपका एक एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस, एक सेंटर पे एक चार्ज है जो आपका न्यूक्लियस बोला उन्होंने, और आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब लोगों ने इसका किया क्रिटिसाइज, क्या बोल के कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, ठीक है मान ली हमने आपकी बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो घूमेगा तो वो एनर्जी रिलीज क्यों नहीं करेगा? एनर्जी तो रिलीज करेगा। रदरफोर्ड बोले हाँ भाई एनर्जी तो रिलीज करेगा। तो फिर लोगों ने बोला जब एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, रन आउट ऑफ एनर्जी। जैसे आपको मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उसे तो वापस न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन वो तो न्यूक्लियस पे फॉल नहीं करता है। न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है। तो इसका मतलब वो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब वो घूम नहीं रहा, तो इसका मतलब आपकी थ्योरी ये गलत है। तो लोगों ने इनकी थ्योरी नहीं मानी। उसके बाद क्या होता है, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि बस यही दो साइंटिस्ट है, इनकी थ्योरी थोड़ी रिमार्केबल मानी जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों के बारे में पढ़ाया। और भी बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन अब वो पढ़ने का उतना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में आना नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि पढ़ लेंगे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि हमें एग्जाम निकालने से मतलब है, हमें चाहिए जॉब। उसके बाद हम नॉलेज लेने के लिए रिसर्च कर लेंगे चाहे बाद में, ठीक है, पहले लेकिन चाहिए जॉब। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारा रदरफोर्ड का तो मॉडल फेल हो गया, फिर और कुछ मॉडल्स आए होंगे, कुछ थ्योरीज आई होंगी जो रिजेक्ट हुई होंगी, कुछ एक्सेप्ट हुआ होगा। लास्ट में फाइनली आपकी आती है बोहर्स थ्योरी, नॉट लास्ट बट हाँ बोहर्स मॉडल जो आता है ये फर्स्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड मॉडल था। इवन आज भी अगर हम बात करें, आज भी ये हमारा इवन टुडे, आज भी जब हम बात करें तो ये सक्सेसफुल है बहुत से केसेस में। कहीं कहीं जाके हाँ ये सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब फिजिक्स इतनी वास्ट चीज़ है, हर जगह उसका कुछ अलग चीज़ है। आप स्पेस में चले जाइए, वहाँ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। अभी तो हमने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, अभी हमें डार्क मैटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एनर्जीज इतनी ज़्यादा है चीज़ों के अंदर कि अभी हम उनको ठीक तरह से फिगर आउट ही नहीं कर पाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक थ्योरी हर जगह काम नहीं कर सकती। फिर भी ये थ्योरी बहुत सी जगहों पे एक्सेप्टेड है और बहुत सी जगह इससे रिजल्ट जो आते हैं आपके सही आते हैं। अब बोहर्स थ्योरी में क्या हुआ था, बोहर्स मॉडल जिसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट सक्सेसफुल था। इसमें इन्होंने क्या दिए थे, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, पोस्टुलेट मतलब क्या होता है, 3 थ्योरीज दी थी इन्होंने अपनी। अब क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या किया था, अपने हिसाब से बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें चीज़ें कैसे होती हैं क्या नहीं होती हैं, और वो उन्होंने कैसे दी थी, 3 पोस्टुलेट्स के फॉर्म में दी थी, 3 थ्योरम्स के फॉर्म में दी थी। अब वो 3 जो ये पोस्टुलेट्स हैं इनके बेसिस पे बनते हैं फॉर्मूलाज और बनते हैं स्टेटमेंट्स। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 2015, 16 और 18 का चाहे तो एटीसी या तो फिर एओ का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा। 3 फॉर्मूलेज हैं, 3 पोस्टुलेट्स हैं, 3 सिर्फ समझने हैं, इनसे 3 फॉर्मूले बनते हैं और 3 आपकी थ्योरीज बनती हैं। बाद में उन फॉर्मूलों को मोल्ड करके और नए फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, लेकिन बेसिक ये 3 ही बनते हैं आपके, और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। और अगर आप ये थ्योरी नहीं समझेंगे, ये पोस्टुलेट्स नहीं समझेंगे, तो ये आप
क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं देते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मूला लगाए और आपने सॉल्व कर लिया। ओके, तो अभी हम चलते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बोला, एक सेकेंड जरा देखिए, जैसे आपने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था ना, तो आपने वहाँ क्या पढ़ा था कि आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भैया ठीक है, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रिलीज करना चाहिए इसको और फिर फॉल आउट कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे बोहर ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे डील किया, बोहर ने क्या कहा यहाँ पे, इन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है मगर एनर्जी रिलीज नहीं करता है। अब लोगों ने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है, आप चलोगे और एनर्जी नहीं निकलेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तब इन्होंने एक क्या रास्ता बताया बीच का कि होता क्या है असली में, कि ये आपका है एटम, ये है इलेक्ट्रॉन, हियर इज द न्यूक्लियस। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये जब रिवॉल्व करता है इधर जा रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है। ठीक है, ये आपका लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपके लिए क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। और एक आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी क्या होता है। अब ये जो आपका सेंट्रीपिटल, ये जो आपका सेंट्रीपिटल और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में इतना बैलेंस्ड होते हैं कि ये आपके इस इलेक्ट्रॉन को इधर या इधर या इधर या इधर या इधर किधर भी नहीं जाने देते। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करता रहता है, जिधर इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसे या ऐसे, जैसे भी इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, वो फोर्स इतना बैलेंस्ड होता है कि उसको वैसे ही वो रिवॉल्व कराता रहता है। जैसे आपने बचपन में अगर देखा होगा, आप में से कई लोगों ने, एक वो आती थी बचपन में, एक गेम आता था ऐसे करके, उसमें स्पाइरल्स बने रहते थे और उसमें एक मोती होता था और उस मोती को घुमा देते थे। तो जैसे जैसे अब छोड़ दो बस इसको घुमा के एक बार थोड़ा सा, और फिर ये ऐसे घूमता रहता। या छोड़िए, ये आपको नहीं याद होगा, मैं बताती हूँ एक और एग्जाम्पल। बचपन में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास रहा होगा, लट्टू होता था जिसको लट्टू बोलते थे, ऐसे होता था, बीच में एक पिन होती थी, इसको एक बार घुमा के छोड़ देते, एक रस्सी बांध देते यहाँ पर इसके बाउंड्रीज पे और ऐसे खींच कर घुमा के फिर छोड़ देते थे। तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता था और बहुत टाइम बाद गिरता था। डिपेंड्स कि आपने उस पर कितना फोर्स लगाया है। तो इसके घूमते रहने का रीज़न क्या होता था कि इसकी रस्सी की तरह वजह से आपने जो फोर्स लगाया और इसका अपना जो फोर्स लग रहा होता था, वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह बैलेंस करता था कि ये नीचे नहीं गिरता था। ठीक है, जैसे अभी भी अगर आपके पास कुछ चीज़ होगी, कॉपी या पेन या टेबल पे कोई भी चीज़, उस पर आप घुमा के देखिए तो वो थोड़ी देर घूमता है फिर गिरता है, इसलिए क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है जितना उसको हमेशा रिवॉल्व करने के लिए चाहिए। मगर अगर आप उतना फोर्स दे देंगे इसको जितना इसको रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी है हमेशा के लिए, तो ये हमेशा भी रिवॉल्व कर सकता है। मगर ये रिवॉल्व नहीं करता है इसलिए क्योंकि उतना हम फोर्स देते नहीं है, तो क्या होता है, ये डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। मगर स्टार्टिंग में जो ये बैलेंस होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इस पर जो फोर्स लगाते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स कैंसिल कर देते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल, जैसे एक सबसे बेसिक एग्जांपल आप लेते हैं, आप खड़े होते हैं, लेकिन आप खड़े हैं तो आप सिर्फ खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं हवा में उड़ जा रहे हैं, ना ऐसा है कि आप ज़मीन पे गिरे जा रहे हैं, जबकि आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और ऊपर से भी आपका बॉयंस फोर्स और बहुत सी चीज़ें लगती रहती हैं। बॉयंस फोर्स बेसिकली वाटर में लगता है, पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ऊपर कुछ तो फोर्स लग रहा है, इधर से भी हर तरफ से, लेकिन आप कहीं नहीं मूव कर रहे क्योंकि सारे फोर्स आपस में बैलेंस्ड होते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए सेम चीज़ उन्होंने बोली बॉहर्स ने, जैसे यहाँ पर आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, आपकी चीज़ें इधर उधर
आप चीज़ें इधर उधर नहीं जाती हैं, सब बैलेंस रहता है, एक दूसरे से बैलेंस होकर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। सेम वही चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। क्या कि जो आपका ये एटम होता है, जब ये रिवॉल्व करता है, इसमें ये जो फोर्स लगते हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन को गिरने नहीं देते हैं। और इसी वजह से बैलेंस्ड फोर्स की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली रिवॉल्व करता है और फॉल आउट नहीं करता। ओके, तो आपको रीज़न समझ में आया कि क्यों फॉल आउट नहीं करता? क्यों फॉल आउट नहीं करता? क्योंकि आपके फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका फॉल आउट क्यों नहीं करता, तो क्योंकि आपके फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं बताती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे समझिए, अभी मैंने फॉर एग्जांपल की तरह आपको बताया था सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगी कि कौन कौन सा फोर्स लगता है, क्या नाम होता है फोर्स का। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, एटम। दिस इज योर एटम, ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब एक फोर्स आपका इधर जा रहा है और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी अपनी तरफ से एक फोर्स लगा के खींचता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। सब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होता है ये भी बताऊंगी आपको। अभी आप समझ लीजिए न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स रहेगा और एक ये आउटसाइड इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है इसको हम कहते हैं कूलम्स फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है। जब दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स लगता है, दो चार्ज या उससे ज्यादा चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स। ओके, अब एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लगा रहा है खुद को बैलेंस करने के लिए, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको हम ई लिख सकते हैं। और ये क्या है, हमारा प्रोटॉन था, पॉजिटिवली चार्ज था, इसको हम एग्जाम्पल के लिए जेड लिख देते हैं। कुछ भी लिख लीजिए आप, जेड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मल नोटेशन चलता है, आपका फॉर्मूला इसी फॉर्म में रहता है तो याद रखने में आसानी होगी, सारे फॉर्मूला आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। वैसे आपका चॉइस, आप कुछ भी यूज़ कीजिए, मैंने वो यूज़ किया है जो ज़्यादातर किताबों में यूज़ होता है। सेम चीज़ यूज़ करो तो कन्फ्यूजन कम होता है। ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताइए कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कूलम्स लॉ, उसका आप डेफिनेशन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके ठीक है, मैं उसका आपको बता दिया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, पता होगा आपको। तो खैर मैं इसको लिख देती हूँ, यह है आपका कूलम्स फोर्स एफ डैश। इसकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों चार्ज हो गए, ये कांस्टेंट होता है के, और आर स्क्वायर हो गया दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है। ओके, इसको मैं आर ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपका Q1 की जगह आपका चार्ज कितना है, यहाँ पर E है, और इस Q2 की जगह चार्ज क्या है, ZE है। तो आप ये लिख सकते हो KE ZE अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका एफ डैश क्या बन जाएगा, के ZE स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका।
कूलम्स फोर्स, ये कूलम्स फोर्स बन गया। तो इसको आप दे सकते हो, इक्वेशन 1 दे सकते हो। ओके, अब मैंने आपको बताया दूसरा फोर्स आपका कौन सा बन रहा है। दूसरा फोर्स मैंने आपको कौन सा बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एफ सी लिख देते हैं इसको। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, mv²/r। ओके, मैंने आपको बताया था ये क्यों लगाता है इलेक्ट्रॉन, जब ये मूव कर रहा है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो इसका कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो मास आ जाता है। फिर ये जो खुद को बैलेंस करने के लिए फोर्स जिस स्पीड से चल रहा होता है वो v आ जाता है, और जो इनका डिस्टेंस होता है वो r हो जाता है, हमारा जितना भी डिस्टेंस कवर करता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू कैन यूज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप यूज़ करेंगे और अगर आप आपस में इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो कूलम्स फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब बैलेंस कर रहे हैं मतलब आपस में दोनों इक्वल होंगे। सपोज ये एक सीसॉ है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, और ये सीसॉ को ऐसे बैलेंस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का वजन आपस में इक्वल होगा। अगर इनका वजन अलग अलग होता तो ये सीसॉ स्ट्रेट ना होकर ऐसा हो जाता या फिर ऐसा हो जाता, है ना, इनके वेट के अकॉर्डिंग। मगर अगर ये स्ट्रेट है, एक दूसरे को ये बैलेंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब इनका वेट इक्वल है। तो इसका अगर ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा फॉल नहीं कर रहा है, इधर इधर कहीं गिर नहीं रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं रहा है, अपनी पोजीशन पर एक ही सर्कल में रोटेट कर जा रहा है जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गए, कूलम्स फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इक्वेशन 1 जो फॉर्मूला 1 निकला और जो फॉर्मूला 2 है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं mv²/r इक्वल्स टू kze²/r²। इसको जब आप कट पिट करके काटेंगे तो एक आपका बनेगा v इक्वल्स टू √kze²/r। ये इस r से ये r कैंसिल हो जाता है ना, ये आपका बनेगा, मैं ठीक से लिख देती हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है फाइनल रिजल्ट। क्या बनेगा आपका v, मतलब आपकी वेलोसिटी जिससे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या आएगा, √kze²/m/r। ओके, ये आ जाएगा आपका। उसको जब आप इससे पहले वाला जो स्टेप आया था उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा कि आपका क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ करके आता है ये वाला। जेड ये आपका जो चार्ज होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये आपका एक फॉर्मूला बना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। ओके, ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, याद क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस पे बेस्ड आना मुश्किल है, इतना टफ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो बहुत सिंपल आएगा कि इसकी वैल्यू भी 1 दे दी, इसकी वैल्यू 2 दे दी, इसकी वैल्यू भी ऐसी, ये तो कांस्टेंट ही है एक तरह से, और हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दे दे और बाकी इनकी भी वैल्यू 1 2 दे दी और या आपस में कुछ कट आउट हो जाए उस टाइप की दे दी। कैलकुलेशन इसमें टफ नहीं देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ जाए, लेकिन इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया, इसको आप ए लिख दीजिए। ठीक है, इसको याद रखना है, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपका इससे क्या पता चला, क्या बोला हमारे जो बौहर साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसी वेलोसिटी से मूव करता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके इस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है
अराउंड द न्यूक्लियस, कि आपके जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, वो ये होती है, ये बता दी हूँ। ओके, अब हम मूव करते हैं बोहर साहब के सेकेंड पोस्टुलेट की तरफ। अब सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? सेकेंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in a fixed orbit। ओके, क्या समझे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये है एटम, ये है एक और शेल। एटम के अंदर बहुत सारे शेल्स होते हैं ना, वो पढ़ाऊंगी अभी। देखिए, ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर ही मूव करेगा, तभी ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा और ऐसे ही मूव करता रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही मूव करेगा इसी ऑर्बिट में। ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उतर कर यहाँ आ जाए और यहाँ आके मूव करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये इधर ही मूव करेगा, तभी वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। अब अगर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ आके मूव करने की सोचेगा, तभी अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन के हमेशा रिवॉल्व करने के लिए वो हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है। अगर वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और फॉल आउट कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हमेशा फिक्स ऑर्बिट में। ओके, अब इसके बाद भी एक बनता है आपका, क्या मैं बताती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका एक शेल, आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये जो मूव कर रहा है, ये आपका एक फॉर्म करता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। इसका एक मोमेंटम होगा मूव करने का, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की क्या होता है, आपको फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, 8th 9th में पढ़ा होगा, mvr। ये याद कर लीजिए आप, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा। वेलोसिटी दे देगा, रेडियस दे देगा, मास निकालना रहेगा या एंगुलर मोमेंटम निकालना रहेगा। एक एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, वो एक भी फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा या बेकार का नहीं लिखवा रही हूँ। अगर मैंने आपको बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको mv²/r, ये फॉर्मूला भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इससे इक्वेट करके जो रिजल्ट आया लास्ट में वो तो अलग चीज़ है, ये फॉर्मूला अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और ये जो होता है आपके, जो जिस एंगल पे घूम रहा है, जो जैसे भी घूम रहा है, ये निकलता है आपका NH/2π से। एन होता है कौन से शेल में घूम रहा है। देखिए, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एक तो इसका फॉर्मूला हो गया mv/2r, और एक आप इसको एंगुलर मोमेंटम को कह सकते हैं h/2π। साथ में n लगा देते हैं हम, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट शेल में है तो हमारा 1 आ जाएगा, सेकंड शेल में है तो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आपस में इक्वेट करोगे तो क्या बन जाएगा, mvr = nh/2π। इस पे बेस्ड भी फॉर्मूले आते हैं। h होता है यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, और आपको सिर्फ n की वैल्यू दे दी जाएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 7th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो आप बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बताइए। सिंपल सा, यहाँ पर n की जगह 7 लिखो इंटू h/2π। ठीक है, वैसे h/2π को चाहे तो आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, पर छोड़ो, इतने काफ़ी है h/2π। और यही आपका आंसर दे रखा 7nh/2π, सिंपल सा। और ऑप्शन पता है क्या दे रखे होंगे आपको, 3.5/h/2π, 7h/2π, 3.5h/π। ये बताइए कितने क्लोज है, 7h/2π, 7h और 14
h/2 ये आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। यहाँ पे 7 नहीं, सॉरी, यहाँ से 2 हटा दो। ये अब पूछा जाएगा आपसे, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये 7 देखेंगे और आप जल्दी से यहाँ लगाएंगे, मगर ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, 7h/π। फॉर्मूला क्या होता है, h/2πn। n की जगह आपने 7 लिखा तो क्या बना, 7h/2π। 2 से इसको काटा 7 को तो क्या आया, 3.5h/π। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ये वाला। ज़्यादातर बच्चे ये चूज़ करके आते हैं और फिर कहते हैं कि मैडम हमने तो सब कुछ सही किया था, हमारे पता नहीं नंबर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हो आप लोग। तो आपको फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है बाय बैलेंसिंग द फोर्स। फॉर्मूला आपको पता चल गया हमने कैसे निकाला, कूलम्स लॉ को इक्वेट किया, कूलम्स फोर्स को इक्वेट किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, और फाइनल हमारी वेलोसिटी क्या निकली थी, v/kZe²/mr। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख कर ये दे सकती थी, ठीक है, मगर मैंने क्यों नहीं लिख के दिया, ये थोड़ी सी कहानी क्यों पढ़ाई और ये छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन क्यों बताया आपको। पहला रीज़न कि आपके जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये आप अलग से नहीं कर सकते इन फॉर्मूलाज को कवर, ये आपके इसी तरह डेरिवेशन के बीच में ही कवर होते हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, अगर आप ये एक्सप्रेशन भूल भी जाते हो, आपको ये पीछे की 2 लाइनें याद है, आप इनके बेसिस से इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो सिर्फ रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। समझ लोगे आज एक बार, अगर आपने समझ लिया आपको हमेशा याद रह जाएगा। अब देखिए आपका 1 घंटा आई गेस होने वाला है, तो मैं आपको जल्दी से थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा देती हूँ। उसके बाद इसके जो और एग्जाम्पल्स हैं, जो और हैं इसके फॉर्मूलाज, वो ड्राइव करके आते हैं, वो मैं आपको कल करा दूँगी, और ये मैं बाद में रिवाइज करा दूँगी इकट्ठे आपको सारे। हम मूव करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट आपने देख लिया, सेकंड आपने देख लिया, थर्ड क्या है। जैसे आपने सेकंड में देखा था कि आपका क्या करता है, मैंने बताया था एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम higher orbit to lower orbit, then it releases the energy। ओके, देखिए वही वाली बात आ गई ना, जो रदरफोर्ड के मॉडल में लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि भैया अगर ये घूम रहा है तो ये एनर्जी क्यों नहीं रिलीज कर रहा है, और एनर्जी रिलीज करेगा तो ये फॉल आउट क्यों नहीं कर जा रहा है। तो वही चीज़ बोहर साहब ने क्या करी, अपने फॉर्मूले में ही बता दी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने हाइयर ऑर्बिट को छोड़ के लोअर ऑर्बिट में आता है, इसका मतलब अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तब वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने बोला कि भैया वो जो रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व करता है, वो कोई एनर्जी की वजह से नहीं रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है बैलेंसिंग ऑफ फोर्स की वजह से। किस वजह से? बैलेंसिंग ऑफ फोर्स की वजह से। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि रिवॉल्व तो कर रहा है फोर्स को बैलेंस करने से, मगर ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी है कि वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, चाचा के घर, आज मामा के घर, आज नाना के घर, ऐसे नहीं जा सकता भैया। एक फिक्स है, वहीं घूमेगा तो ठीक है, अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा वो, ठीक है। दूसरा ये बात बता दी उन्होंने, बैलेंसिंग फोर्स से घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। अब भैया अगर उसने ऑर्बिट करा अपना चेंज, ऑर्बिट चेंज करा, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी रिलीज, ठीक है, उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो उन्होंने तीनों बातें बता दी कि घूमता क्यों है, बैलेंसिंग फोर्स से, फिक्स ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिट चेंज कर दिया तो एनर्जी रिलीज होगी। अब सवाल उठता है कि एनर्जी तो रिलीज हो गई, एनर्जी तो रिलीज हो गई, लेकिन एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में हुई? आपकी एनर्जी रिलीज होती है फोटोन की फॉर्म में,
किस फॉर्म में? फोटोन्स की फॉर्म में। फोटोन क्या होता है आपका? फोटोन बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए फोटोन क्या होता है। दो चीज़ें पूछी है मैंने, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एंड दूसरी चीज़ ये पूछ रही हूँ फोटोन क्या होता है। बताइए, फिर मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी क्या होती है चीज़ें। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके बौहर साहब? बौहर साहब अब ये कहना चाह रहे हैं, ये न्यूक्लियस था हमारा, ये हमारा एक शेल था, मतलब ऑर्बिट था, ये एक और ऑर्बिट था, यहाँ पे था हमारा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मज़े से घूम रहे हो आप भाई साहब, ठीक है, मस्त घूमो, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आपके फोर्स हमने बैलेंस कर रखे हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आप यहाँ से अपने दोस्त से मिलने यहाँ आओगे, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे आप इनसे मिलने आओगे, तो भाई साहब ये आपकी ये जो एनर्जी है ना, आप यहाँ से यहाँ जो आ रहे हो कूद के उछल के यहाँ से यहाँ कूद रहे हो, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी भैया रिलीज। इसमें इसके लगते हैं पैसे, फ्री में नहीं जा सकते आप, दूसरे घर ये है आपका जाने का किराया, किराया है आपकी एनर्जी, ठीक है। आप यहाँ से जाओगे अपने मामा के घर, नाना के घर, तो आपको देना पड़ेगा रास्ते का किराया। किराया, इलेक्ट्रॉन का किराया क्या होता है? आपका किराया होता है पैसे, इलेक्ट्रॉन का किराया होता है उसकी एनर्जी। तो उसकी हो गई एनर्जी रिलीज, और रिलीज हुई किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। फोटोन चलो मैं ही बता देती हूँ। फोटोन होते हैं आपके लाइट पैकेट्स, ठीक है। लाइट पैकेट्स मतलब जो आप ये जो लाइट देखते हो ना, जो आपके बल्ब में से लाइट निकल कर आ रही होती है, जो बल्ब में से लाइट निकल रही होती है ना आपकी, लगातार आपको दिखती है, ये लगातार नहीं निकलती है, ये ऐसे 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 पैकेट्स में निकलती है। लेकिन ये पैकेट इतने कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इतने जल्दी 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 होते हैं, ये इतनी जल्दी 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 होते हैं कि आपको लगता है कि ये एक लाइन ही है पूरी। आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। लेकिन वो इतनी स्पीड में होता है कि आपकी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। जैसे आपको पता है, ये जो आप वीडियो देखते हो, जो आप वीडियो अभी मेरा वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो, ये वीडियो नहीं बनती है कोई चीज़, वीडियो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये छोटी 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 इमेजेस होती हैं, जो इतनी कॉन्टीन्यूअस होती है, इतनी कॉन्टीन्यूअस होती है कि हमारी आई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। हमारी आई की एक रेंज होती है ना, कुछ 0.8 या समथिंग कुछ होती है। अगर उससे फास्ट स्पीड पे अगर आप कोई चीज़ चलाओगे, तो हमारी जो आईज़ है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती कि वो चीज़ स्टैटिक है या वो चीज़ डायनेमिक है। ओके, तो वही चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि ये आपकी जो होती है ना लाइट, ये आपकी पैकेट्स की फॉर्म में आती है, मतलब छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आती है, मगर ये इतना कॉन्टीन्यूअस और इतनी स्पीड से आते हैं कि हमारी आईज इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो वो जो लाइट पैकेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? आपकी फोटोन की फॉर्म में। तो अब सवाल उठता है, भाई एनर्जी रिलीज हो गई, कितनी रिलीज हो गई? इससे आप यहाँ पर आए तो आगे कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? En, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो ये जो आपका ऊपर वाला ऑर्बिट था, इस पे कुछ एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट पे जब ये इलेक्ट्रॉन था इसकी कुछ एनर्जी होगी। तो जितनी इसकी एनर्जी यहाँ पर थी माइनस लोअर, यहाँ पर आने के पास उसकी जितनी एनर्जी बची, उसके बीच में जो है वो इसकी एनर्जी रिलीज होगी। अब मान लो मैंने आपको बोला, आप यहाँ थे भैया, आपके पास 10 रुपये थे, जब तक मामा के घर पहुंचे आपके पास रह गए 5 रुपये। तो आपके मामा के घर जाने का किराया कितना लगा, खाया पिया सब इंक्लूड करके? तो कितना किराया लगा भैया आपका मामा के घर जाने का? कितना लगा? जितने घर से निकले लेके निकले थे, और जब मामा के घर पहुंचे तो जितने बचे, कितना लगा किराया? 5 रुपये। पता नहीं भैया 5 रुपये में तो बिस्किट का पैकेट भी नहीं आता, 5 रुपये में तो कहाँ ही क्या ट्रैवल करोगे अब तो कितना किराया लगा आपका? 5 रुपये। तो आपकी एनर्जी कितनी होती है? अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जब हम बात करते हैं ना, जब हमारी एनर्जी निकलती है फोटोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, हमारी जब एनर्जी निकलती है, जब एनर्जी क्या एक तरह से जब वो एक वेव की फॉर्म में निकलती है, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट होती थी, कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट होती थी। पोटेंशियल में स्टैटिक ऑब्जेक्ट होती थी, या मूविंग एक पूरी ऑब्जेक्ट आपको दिखती थी जिसके पास मास होता था, जिसकी वेलोसिटी होती थी, या पोटेंशियल एनर्जी के केस में उसके पास हाइट होती थी। क्या फॉर्मूला होता था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी उसके पास, क्योंकि वो आपके क्या होती थी, आपको विजिबल चीज़ें होती थी, वो बहुत मतलब विजिबल तो खैर लाइट भी है, एक तरह से वो एक ऑब्जेक्ट होती थी जिसको आप बहुत क्लियरली डिटेक्ट कर सकते थे। एक पार्टिकल फॉर्म में चीज़ होती थी, ठीक है, पार्टिकल फॉर्म में। अब यहाँ वाली एनर्जी क्या है, ये एनर्जी आ गई आपकी वेव की फॉर्म में। कौन सी वेव आ गई आपकी, लाइट वेव। देख तो सकते हो लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, पूरे में फैली है, किधर से किधर जा रही है आप नहीं बता सकते। यहाँ पे आपका मास यहाँ पर था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है एटॉमिक के केस में, ये होती है वेव की फॉर्म में रिलीज। इससे पहले आपने जो पढ़ी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो पार्टिकल के आपने फॉर्म में पढ़ी। अब आपकी क्या हुई, वेव की फॉर्म में। जब वेव की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी तो इसका फॉर्मूला भी कुछ अलग होगा। अब आपको पता है वेव्स के अंदर क्या होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और आपकी वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वेवलेंथ्स होती हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेसिस पे आपका एनर्जी का भी कुछ अलग फॉर्मूला होगा। वेव का आपने कभी सुना कि वेव के पास ये मास है, नहीं होता ना मास वास। वेव के पास क्या होगा, मतलब होगा कुछ बहुत नॉमिनल मास। आपका लाइट है, मैंने बताया ना फोटोन लाइट पैकेट, तो आप देख लीजिए इस पैकेट, जो लाइट पैकेट है, इसका कुछ आपको मास फील भी होता है। कितने सारे पैकेट्स होंगे इस वक्त आपके रूम में फोटोन के, आपको उनका वेट कुछ भी फील हो रहा है तो कितना नेग्लिजिबल सा मास होता होगा उसका। मेन क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है। तो इन दोनों के बेसिस पे आपकी जो एनर्जी होती है वेव्स ही, जो आपकी एनर्जी होती है वेव्स की, यहाँ पर आपका क्या है, फोटोन या फिर आपका इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज कर रहा है, वो क्या होती है आपकी एनर्जी, एच म्यू। ये एक सिंबल है, ऐसे बनाते हैं इसे, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। ये किसका सिंबल होता है, आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। बस हाँ, बस इतना छोटा सा यही फॉर्मूला है। एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। याद करने का नीड नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम में ये एज इट इज़ लिखा रहता है, एच को एच ही लिख कर देते हैं, ऑप्शन में भी एच ही लिखा हुआ होता है, उसको सॉल्व करने का नीड नहीं होता है। बहुत रेयर केस में कभी फंसा तो फंस सकता है कि आपको सॉल्व करना पड़ जाए। एनर्जी हो गया एच म्यू, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, वो आपका कैसे बनता है, आपको पता है, फ्रीक्वेंसी म्यू किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। सी क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। आपकी जो भी वेव है, जो भी ट्रेवल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है म्यू और वेवलेंथ होती है उसकी लैम्डा। इसको आप लैम्डा पढ़ते हो, तो म्यू की जगह आप सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका एच सी बाय लैम्डा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो एनर्जी की आपकी कितनी इक्वेशन बनी इन टोटल, 3, 2 नहीं 3 बनी, सॉरी 2 नहीं, आपकी 3 इक्वेशंस बनी। कौन कौन सी, पहली बनी आपकी अपर में से, अपर एनर्जी से माइनस लोअर पे जब वो आ गया तब उसकी एनर्जी, ये आपका निकलेगा जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई, आपकी कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई, देखिए ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये आपकी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी जो फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई उसी का ही तो फोटोन बना है आपका। जितनी एनर्जी आपकी यहाँ से यहाँ आने में लगी थी, यही एनर्जी तो आपकी फोटोन बनी थी। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो इस रिलीज एनर्जी के इक्वल होगी। फोटोन की एनर्जी क्या थी, हमने पढ़ी थी एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा पढ़ी थी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करें तो हम ये लिख सकते हैं ना, एच म्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ अपर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। एक कॉमन टर्म देने के लिए ई लिख दो यहाँ पहले, बाकी ये चारों आपस में इक्वल रहेंगी इस केस में।
है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक है वेव, लाइट वेव, या लाइट वेव नहीं, आपसे पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना ऑर्बिट चेंज करा, ठीक है। ऑर्बिट चेंज करते पे उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी थी सपोज 2 हर्ट्ज, और जब वो अपर ऑर्बिट में था, जब वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में था, अपर ऑर्बिट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ओरिजिनल ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी थी 2 किलो जूल। इतनी होगी नहीं, जूल में आएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ 2 किलो जूल। तो उसका जो फाइनल ऑर्बिट था उसकी एनर्जी बताइए, बताइए। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा था तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा लिखना इज़ लाइक बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। वीडियो को रिपीट पे देख लीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए। आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं, व्यूज़ देखते तो हैं आप लोग मगर पूछते नहीं हैं। देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि फ्रीक्वेंसी दी है 2 हर्ट्ज, एनर्जी अपर वाली मतलब ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल तो अपर ही होता है, कितनी दी है 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो जूल। और आपसे पूछा फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी, तो फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी आपको लोअर वाले की निकालनी होगी। कैसे निकाल सकते हो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एच म्यू इक्वल्स टू मैंने बताया था ई अपर माइनस ई लोअर, वैल्यू पुट कर दो, एच इसकी जगह 2 माइनस ई लोअर। यहाँ से अगर आप इसको इधर माइनस में ले आओगे तो क्या आ जाएगा आपका, H2 -2 इक्वल्स टू माइनस का ई लोअर, यहाँ पे आप देखो 2 कॉमन है ना, 2 बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या रह जाएगा H-1, इधर क्या आएगा माइनस ई लोअर। इस माइनस को यहाँ से उठाकर इधर ले जा सकते हो, तो आपका ई लोअर कितना बन जाएगा, माइनस का 2H-1। ये आपका इक्वेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ोगे, ये सिंपल सिंपल वैल्यूज देखोगे और ऐसे ऑप्शंस देखोगे। ये ऑप्शन में इस तरह से एक वैल्यू दे रखी होगी 2H-1, एक दे रखी होगी H-1 दे, एक दे रखी होगी 1 - H, 2 1 - H, ये दे रखी होगी, सॉरी माइनस का साइन भी रहेगा, 2 - 2। तो जब आप ये वाली वैल्यूज देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ लोगे, लेकिन जब ये ऑप्शंस देखोगे ना तो आप ऑप्शन देख के डर जाओगे और आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। और क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी सिंपल सी, अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो। इसीलिए आपको ये जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाई हैं सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज़ नोट करके रखिएगा, और इन्हीं पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। स्टार्ट हो गया आपका मॉडर्न, मतलब इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन आएंगे इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस। अब इन फॉर्मूले की यूज़ करके आगे कुछ और ड्राइव फॉर्मूले भी बनते हैं इनको, ये तो बेसिक आपका डायरेक्ट पोस्टुलेट से फॉर्मेट आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ, आगे अब इनसे कुछ कुछ चेंजेस करके भी और कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि अब अभी टाइम नहीं है, 1 घंटा ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, फिर वो इतना लंबा लेक्चर देखा भी नहीं जाता है, तो मैं इस लेक्चर को अब यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ नया जानने या सीखने मिला, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आना बहुत ज़रूरी है ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे यही कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपकी आंसर करूँगी बिल्कुल। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फॉर्म या कोई भी और रिगार्डिंग आपका सब्जेक्ट फिज़िक्स या मैथ्स कुछ भी,
या और भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन आई सजेस्ट यू कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यही कमेंट बॉक्स में पूछ के उसको क्लियर कीजिए। एंड मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इन दोनों के फॉर्मूला क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनका आंसर बिल्कुल आपको 100% देना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ इस नोट के साथ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को पूरा देख के समझ के और इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एंड कल के वीडियो में मैं आप इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाती हूँ। ठीक है, तब तक इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।